नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए विज्ञान के 25 बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी पेट, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। 25 प्रश्न, पूरे प्रश्नों को सही से तरीके से देखिएगा और उनके जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, ये पूरा एपिसोड आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होगा। कम से कम 2 नंबर, कम से कम आपके 2 नंबर पक्के करेंगे ये 25 प्रश्न। चलिए हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, दूध में नहीं पाया जाता। बताइए दोस्तों, दूध में नहीं पाया जाता। बताइए दोस्तों, दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन ए या डी, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन व वसा। कमेंट करके तुरंत बताइए दोस्तों, दूध में नहीं पाया जाता। दूध में क्या नहीं पाया जाता? विटामिन ए या डी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन व वसा, खनिज जैसे फास्फोरस व कैल्शियम व आयरन। बताइए दोस्तों, दूध में क्या नहीं पाया जाता? आप लोग सभी सेवन करते हैं। देखिए, दूध में विटामिन ए और डी पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन व वसा पाई जाती है, खनिज जैसे फास्फोरस व कैल्शियम भी पाई जाती है। लेकिन दूध में आयरन आयरन नहीं पाया जाता। दूध में क्या नहीं पाया जाता? आयरन नहीं पाया जाता। देखिए, हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और दूसरा प्रश्न है, मानव निर्मित रेसारियान रासायनिक रूप से समान है। बताइए, मानव निर्मित यानी कृत्रिम रूप से निर्मित जो रेशा होता है यानी रियान, यह रासायनिक रूप से किसके समान है? रेशम के, ऊन के, जूट के या कपास के? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, रेशम के समान है। मानव निर्मित रेशा रियान रासायनिक रूप से रेशम के समान है। हमारा अगला और तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट या किलोवाट घंटा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? बताइए, ऊर्जा की इकाई नहीं है। सी नंबर, किलोवाट। किलोवाट हमारी ऊर्जा की इकाई नहीं है। बाकी जूल, न्यूटन मीटर और किलोवाट घंटा, ये तीनों हमारी किसकी? ऊर्जा की ही इकाई हैं। लेकिन किलोवाट घंटा हमारी ऊर्जा की इकाई नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, चौथे नंबर का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। बताइए, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। क्या होते हैं एक संयोजकता वाले तत्व? सदैव धातु, सदैव अधातु, सदैव उपधातु या धातु या उपधातु। बताइए, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सदैव धातु या अधातु। एक संयोजकता वाले तत्व हमेशा जो है धातु या अधातु होते हैं। हमारा अगला और पांचवा प्रश्न है, नमक का सूत्र बताइए। जी हाँ दोस्तों, नमक का सूत्र बताइए। कमेंट करके जल्दी बताइए, तो क्वेश्चन सबको मालूम होगा। नमक का सूत्र बताइए। CO2 है, NO2 है, NaCl है या CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए, नमक का सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा नंबर सही जवाब है, NaCl। NaCl हमारा क्या है? नमक का सूत्र है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर दिन लगभग 4 मिनट लंबा होता है, क्योंकि? देखिए, जो हमारा पृथ्वी पर दिन होता है वो लगभग 4 मिनट लंबा होता है, क्योंकि पृथ्वी गोल आकार में है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। यह चौथा नंबर है हमारा, पृथ्वी का वायुमंडल है। बताइए दोस्तों, कौन सा सही जवाब है? पृथ्वी पर दिन लगभग 4 मिनट लंबा होता है। इसका सही जवाब है, राइट आंसर है चौथा नंबर, पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर दिन लगभग 4 मिनट लंबा होता है। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला और सातवां प्रश्न देखते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा इमल्सन नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा इमल्सन नहीं है? आपको नहीं जरूर देखना है। ऐसे ही मज़ेदार एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि कोई भी वीडियो आपसे छूटने ना पाए। बेहद ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। RRB, जी हाँ दोस्तों, RRB 2022 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया RRB में। बताइए,
निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन नहीं है? ये आरआरबी 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। ये बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन नहीं है? दूध नहीं है, मक्खन नहीं है, फेस क्रीम नहीं है, या शेविंग क्रीम नहीं है? बताइए दोस्तों, नहीं है क्या आपको जवाब देना है? जी हाँ दोस्तों, शेविंग क्रीम हमारा इमल्सन नहीं है, बाकी चारों ये हमारे इमल्सन हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना 8वां और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? बताइए दोस्तों, कौन सा एक चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? स्टील आकर्षित नहीं होता, कोबाल्ट आकर्षित नहीं होता, पीतल आकर्षित नहीं होता, निखिल आकर्षित नहीं होता? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तीसरा नंबर इज द राइट आंसर, पीतल। निम्नलिखित में से चुंबक द्वारा क्या आकर्षित नहीं होता? पीतल आकर्षित नहीं होता। चलिए दोस्तों, हम अपना 9वां और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, लेडिस मच्छर द्वारा फैलाई जाने वाली डेंगू बीमारी का कारण है। बताइए दोस्तों, लेडिस मच्छर द्वारा फैलाई जाने वाली डेंगू बीमारी का कारण है। बताइए दोस्तों, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक? बताइए दोस्तों, लेडीज मच्छर द्वारा फैलाई जाने वाली डेंगू बीमारी का कारण है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, विषाणु। विषाणु के द्वारा ही डेंगू बीमारी फैलती है। चलिए हम अपना अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, हमारे आमाशय में निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला अम्ल है। जी हाँ दोस्तों, हमारे आमाशय में निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला अम्ल है। ये चारों जो अम्ल दिए गए हैं, इन चारों में से एक अम्ल आमाशय में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। बताइए दोस्तों, कौन सा अम्ल, ये चारों अम्लों में से कौन सा अम्ल जो है हमारे आमाशय में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला अम्ल है? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल? जी हाँ दोस्तों, तीसरा नंबर इज द राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला अम्ल है। चलिए दोस्तों, हम अपना 11वां और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 11वां नंबर है, जल के भार के आधार पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि जल का अनुभार होता है या सिंबल होता है H2O। अब H2O में H और O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, भार का अनुपात क्या होता है? बताइए दोस्तों, 1:4, 1:8, 4:4 या 8:1? बताइए दोस्तों, जल के भार के आधार पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, 8:1। जी हाँ दोस्तों, 8:1 जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है, 8:1। चौथा इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन व 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 12वें नंबर का प्रश्न है, यह अगला प्रश्न है हमारा 12वें नंबर का, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। बताइए दोस्तों कि मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, पेशीय कोशिका या यकृत कोशिका की वृक्क कोशिका? बताइए, इन चारों कोशिकाओं में से ये जो चारों कोशिकाएं दी गई हैं, तंत्रिका कोशिका, पेशीय कोशिका, यकृत कोशिका और वृक्क कोशिका, इन चारों कोशिकाओं में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, तंत्रिका कोशिका। जी हाँ दोस्तों, तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका। चलिए हम अपना अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें नंबर का, निम्नलिखित में से सबसे कम सक्रिय धातु है। जी हाँ, ये जो चारों धातुएं दी गई हैं, इनमें सबसे कम सक्रिय धातु है। बताइए दोस्तों, मैग्नीज, सीसा, चांदी या सोडियम? बताइए दोस्तों, सबसे कम सक्रिय धातु कौन सी है? मैग्नीज, सीसा, चांदी या सोडियम? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तीसरा नंबर इज द राइट आंसर, चांदी। चांदी इन तीनों धातुओं में जो हमारी चांदी है वो सबसे
कम सक्रिय धातु है। ये जो तीनों धातुएं दी गई हैं, ये तीनों धातुएं चांदी की अपेक्षा सबसे अधिक सक्रिय, यानी हमारी चांदी जो है सबसे कम सक्रिय धातु है इन तीनों में। चलिए हम अपना 14वें नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वह 14वें नंबर का क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कई बार, सैकड़ों बार यह कंपटीशन के पेपर में रिपीट किया गया क्वेश्चन है। इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और यह प्रश्न यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है अगली जो एग्जाम देने वाले हैं आप, उसमें यह प्रश्न पूछा जाए। बताइएगा इसका आंसर यदि आपको पता है कमेंट में। जंतु कोशिका एवं वनस्पति कोशिका के बीच का अंतर। जी हाँ दोस्तों, दो प्रकार की कोशिकाएं दी गई हैं, जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका। इन दोनों कोशिकाओं के बीच का अंतर बताइए, क्या अंतर है इन दोनों कोशिका में। जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिकाओं के बीच में अगर दोनों को डिवाइड किया जाए तो इन दोनों कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। पोषण का, संचालन का, श्वसन का या समृद्धि का। बताइए दोस्तों, जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका के बीच में क्या अंतर है। जी हाँ दोस्तों, पोषण का। जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका के बीच अंतर जो होता है उस किसका होता है, पोषण का होता है। चलिए हम अपना नेक्स्ट और 15वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 15वां प्रश्न है तत्व जिसकी पौधे को सबसे अधिक जरूरत होती। जी हाँ दोस्तों, ये 4 प्रकार के तत्व आपकी स्क्रीन में दिए गए हैं। सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो आपको इन्हीं चारों तत्वों में पूछा गया है कि कौन सा तत्व की जरूरत पौधों को सर्वाधिक मात्रा में होती है। बताइए दोस्तों, सबसे अधिक मात्रा में बताइए दोस्तों, किस तत्व की पौधों को सबसे अधिक जरूरत होती है। बताइए, तत्वों को सर्वाधिक किसकी जरूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रोजन को इन चारों तत्वों में से, जैसे सल्फर, कैल्शियम और फास्फोरस, इन सभी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत नाइट्रोजन तत्व की ज़रूरत होती है पौधों को। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां नंबर। हमारा अगला नेक्स्ट 16वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिकाओं में किस में केंद्रक नहीं होता। ये चारों जो दिए गए हैं, ये चारों हमारी कोशिकाएं हैं, जैसे WBC, RBC, तंत्रिका कोशिका और पेशी कोशिका। ये चारों हमारी क्या हैं, कोशिकाएं हैं। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता या केंद्रक नहीं होता। बताइए दोस्तों, किस में केंद्रक नहीं होता। WBC में, RBC में, तंत्रिका कोशिका में या पेशीय कोशिका में। जी हाँ दोस्तों, RBC। दूसरा इज द राइट आंसर। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। RBC में क्या नहीं पाया जाता, यानी RBC रेड ब्लड सेल यानी लाल रुधिर कणिकाओं, इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला और 17वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 17वां और अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य की आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, किस पर। जी हाँ दोस्तों, बताइए, जो मनुष्य की आंख होती है वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, किस पर बनाती है। कार्निया पर, रेटिना पर, पुपिल पर या आइरिस पर। बताइए दोस्तों, जो मनुष्य की आंख होती है वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाती है। बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, रेटिना। हमारे मनुष्य की जो आंख होती है, ये जो हमारी आंख होती है, वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। कहाँ पर बनाती है, रेटिना पर बनाती है। दोस्तों आप कमेंट करके प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, एक भी अभी तक कमेंट नहीं आया। कमेंट आपको जरूर करना है और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला और 18वां प्रश्न देखते हैं। बताइए दोस्तों, मनुष्य की आँख में। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य की आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। बताइए दोस्तों, मनुष्य की आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, किस पर। कार्निया पर, रेटिना पर, पुपिल्स पर या आइरिस पर। बताइए दोस्तों, मनुष्य की आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाती है। जी हाँ दोस्तों, रेटिना पर। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, रेटिना पर। हमारी आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाती है, रेटिना पर। ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं।
हमारा अगला और 18वां प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किया था। जी हाँ दोस्तों, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। जी हाँ दोस्तों बताइए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, एडवर्ड जेनर द्वारा, लुइस पास्चर द्वारा, या रॉबर्ट कोच द्वारा। बताइए दोस्तों, चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ दोस्तों, एडवर्ड जेनर द्वारा। दूसरा इज द राइट आंसर, एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला 19वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 19वां प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। जी हाँ दोस्तों बताइए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या ओम। बताइए दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। जी हाँ दोस्तों, ओम। चौथा इज द राइट आंसर, ओम हमारा क्या है? विद्युत प्रतिरोध की क्या है? इकाई है। हमारा अगला 20वां प्रश्न है। हमारा 20वें नंबर का प्रश्न है, सोनार। जी हाँ दोस्तों, सोनार इनमें से किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पराध्वनिक तरंगे, रेडियो तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे या श्रवणीय तरंगे। ये जो 4 प्रकार की तरंगे दी गई हैं, तो आपको इन चारों तरंगों में से बताना है कि सोनार किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों बताइए, सोनार किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? यह एक प्रकार की मशीन है। जी हाँ दोस्तों, ए पहला नंबर पराध्वनिक, पराध्वनिक तरंगों के लिए इस सोनार का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक प्रकार का क्या है? पैमाना है। जी हाँ दोस्तों, सोनार पैमाने का इस्तेमाल पराध्वनिक तरंगों के लिए किया जाता है। हमारा अगला और 20वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न है, CNG। जी हाँ दोस्तों, CNG किसका मुख्य घटक है? बताइए दोस्तों, CNG किसका मुख्य घटक है? ईथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का या मेथेन का। बताइए इन चारों में से CNG किसका घटक है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, मेथेन। मेथेन जो है CNG का मुख्य घटक है। चलिए दोस्तों, हम अपना 22वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है, सामान्य अवस्था पर धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जी हाँ, सामान्य अवस्था का मतलब होता है जिस तापमान पर हम और आप बैठे हैं, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। ये एक प्रकार की सामान्य अवस्था होती है। तो इसी अवस्था पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हीलियम। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, ब्रोमीन। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारी सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां नंबर का। हमारा 23वां और अगला प्रश्न है, 1 बिलियन। जी हाँ दोस्तों, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीले में बदल देता। 1 बिलियन है हमारा जो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, क्योंकि उसके पीएच मान होने की संभावना है। बताइए दोस्तों, पीएच मान होने की क्या संभावना है? 1, 4, 5 या 10। पीएच मान क्या होने की संभावना है जिसके कारण हमारा लाल लिटमस जो है नीले में बदल जाता है? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, pH 10। जी हाँ दोस्तों, pH 10 जो है होने की संभावना है जिसके कारण लाल लिटमस को जो है नीले में बदल देता है। वह बिलियन जो है जो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, उसके pH मान 10 होने की संभावना। जी हाँ दोस्तों, pH का मान 10 होने की संभावना है। चलिए हम अपना अगला और 24वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। जी हाँ दोस्तों, धातु तो है। जी हाँ दोस्तों, अधातु तो है लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाती है। बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी अधातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? बताइए दोस्तों, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु का नाम जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, मरकरी, पारा। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा द्रव है या ऐसी अधातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए हमारा अंतिम और 25वां प्रश्न है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25वें नंबर का। बताइए दोस्तों, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल क्यों होता है? बताइए दोस्तों, सूर्य उदय जब सूर्य उगता है और सूर्य जब डूबता है, इन दोनों समय सूर्य लाल क्यों होता है? बताइए दोस्तों, लाल रंग का सबसे कम बिखराव होता है इस कारण, या नीले रंग का सबसे कम बिखराव होता है इस कारण, या लाल रंग का सबसे अधिक बिखराव होता है इस कारण, या नीले रंग का सबसे अधिक बिखराव होता है इस कारण। बताइए दोस्तों,
इन दिए गए चारों विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही है? सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों होता है? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें दो आंसर सही, पहला और चौथा। जी हाँ दोस्तों, पहला और चौथा, क्योंकि लाल रंग का सबसे कम बिखराव होता है, इसीलिए सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमेशा कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। और चौथा नंबर भी इसका सही है, क्योंकि देखिए नीले रंग का सबसे अधिक बिखराव होता है, इसीलिए सूर्य हमेशा कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। हमारा सेक्शन आज यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार साथियों। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, पहला सबसे महत्वपूर्ण है, पहला हमारा सबसे सही है। इन चारों विकल्पों में तीनों विकल्प जो दिए गए हैं, इन तीनों विकल्पों में पहला आंसर जो लाल रंग का सबसे कम बिखराव होता है, यही सबसे ज़्यादा सही है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसी कारण जो है सूर्य सबसे लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का बिखराव सबसे कम होता है। नमस्कार साथियों।